हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 1 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस। और लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि क्योंकि कल संडे था तो कोई भी खास एडिटोरियल नहीं आया था। इनफैक्ट एडिटोरियल्स आते ही नहीं हैं दोनों न्यूज़पेपर्स में संडे वाले दिन। तो हमने FAQ सेक्शन डिस्कस किया था और एक्सप्लेन सेक्शन डिस्कस किया था, लेकिन Monday I think is a must as far as these two newspapers are concerned, because Monday को बहुत ही nuanced और बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, बहुत ही डिटेल्ड और लूसिड लैंग्वेज में लिखे हुए। तो आई थिंक यू कैन नॉट रियली अफोर्ड टू स्किप मंडे एज फार एज द न्यूज़पेपर एनालिसिस इज कंसर्न्ड। तो और आगे बढ़ने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगी कि if you are in any way getting help from these videos, from these analysis videos, do let me know by liking the video, commenting if you can, and sharing it with your friends, and also subscribing to my channel. Please do that, because I think this is exactly how this space works, and these are the only ways how you can let me know that what I do is actually worth it and you are benefiting somehow. Please do that. Thank you so much, and let's begin with the today's analysis. ओके, तो जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो है द हिंदू का एक एडिटोरियल। इट इज़ अ वेरी नाइस आर्टिकल। इंडियाज वीट वेवर WTO डिमांड इज रिस्क फ्रॉड। ओके, fine. One of the cardinal demands of India in the WTO, and rightly so, has been to find a permanent. Okay, इंडिया की मैं अभी धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है ये सब कुछ। तो इंडिया की एक बहुत ही बड़ी डिमांड और बहुत ही टाइम से जो चली आ रही है वो WTO पे जो डिमांड है वो ये है कि हमारा एक परमानेंट सोल्यूशन हमें मिल जाए हमारी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पॉलिसी को। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, अब देखिए WTO पहले हम जान लेते हैं WTO के बारे में। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1995 में, और अगर आप जानते होंगे इट इज अ सक्सेसर टू द गैट। गैट क्या है? जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये गैट है। तो पहले गैट आया था जिसको एस्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जो इतनी टर्बुलेंस थी उस टाइम पे, एक स्मूथ ट्रेड फ्लो को इंश्योर करने के लिए। तो इसके बाद इसका सक्सेसर ही WTO है। तो अब पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पॉलिसी क्या होती है? ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जो गवर्नमेंट्स बहुत सारी कंट्रीज की they adopted as a policy tool which is used by them to procure, stockpile and distribute food when needed। मतलब फार्मर्स से फूड ग्रेन्स लेना, उन्हें स्टॉक पाइल करके रखना, और जब उस खाने की ज़रूरत हो, प्राइजेस बढ़ जाएं या कोई फ्लड सिचुएशन या कैटास्ट्रोफी हो जाए उस टाइम पे, या वैसे भी जब सही टाइम हो उस फूड को यूज़ करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। इसे हम इस पूरी 3 स्टेज प्रोसेस को हम कहते हैं पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पॉलिसी। तो WTO और एग्रीकल्चर का एक थोड़ा सा सही वो नहीं बैठता, क्योंकि WTO की कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो हमारे इंडिया की पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करती, और हम उसका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। अब प्रॉब्लम्स क्या हैं वो पूरे आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं, आप प्लीज सुनिए। इंडियाज पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, ओके, अब इंडिया की फूड सिक्योरिटी पॉलिसी यानी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पॉलिसी एक्चुअली बेस्ड किस चीज़ पे है? इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोक्योरिंग फूड फ्रॉम फार्मर्स। ये इंश्योर करती है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोक्योर करे फूड ग्रेन्स को फार्मर से एट एडमिनिस्टर्ड प्राइस। मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इस जगह एडमिनिस्टर्ड प्राइस क्या होती है? जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इतना बेयर मिनिमम तो प्राइस मिलेगा ही मिलेगा आपको किसी चीज का, तो उसे हम एडमिनिस्टर्ड विच इज कंट्रोल्ड बाय which is controlled by an authority. It is known as an administered price. जैसे पहले के टाइम पे ऑयल में भी अगर आप जानते होंगे, पिछले शायद 2014 तक ऑयल भी एडमिनिस्टर्ड, आज भी इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि ऑयल इज ऑल्सो एन एडमिनिस्टर्ड कमोडिटी। तो वैसे ही MSP एक एडमिनिस्टर्ड प्राइस है विच इज़ जनरली हायर देन द मार्केट प्राइस। तो जो हमारी पॉलिसी ये कहती है कि हम MSP पे हमारी गवर्नमेंट फूड को प्रोक्योर करती है, और MSP यूजुअली मार्केट में जो प्राइस मिल रहा होता है फूड ग्रेन्स का उससे ज़्यादा ही होती है। सो दिस पॉलिसी एक्चुअली सर्व्स टू एन ऑब्जेक्टिव्स, मतलब 2 ऑब्जेक्टिव्स जिससे हमारी जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पॉलिसी है उससे सर्व हो जाते हैं। एक तो ये कि फार्मर्स को रेम्यूनरेटिव प्राइस मिल जाता है, दूसरा ये कि जो अनप्रिविलेज सेक्शन है, जो पुअर पीपल हैं या फिर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको सब्सिडाइज रेट पे फूड मिल जाता है। अब देखिए रेम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है? रेम्यूनरेशन इज इट इज समथिंग कि जिसके लिए आपको डेफिनेटली पे किया ही जाएगा। जब फार्मर्स को ये बात पता है कि जो हम
पैदावार है जो हमारी, जो हम उगा रहे हैं, उसे ज़रूर खरीदा ही जाएगा, उसके लिए हमें पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। तो एमएसपी क्या बन जाता है, एक रेम्यूनरेटिव प्राइस बन जाता है। ठीक है, तो फिर एक रेम्यूनरेटिव प्राइस तो है ही, और इससे जो पीडीएस के थ्रू यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो सब्सिडाइज रेट पे फूड मिलता है, तो फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो जाती है, तो इसलिए दोनों सॉल्व हो जाते हैं पर्पस। हाउएवर अंडर WTO लॉ सच प्राइस सपोर्ट बेस्ड प्रोक्योरमेंट फ्रॉम फार्मर्स इज काउंटेड एज अ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी। अब देखिए, लेकिन क्या होता है कि WTO के तहत कुछ ऐसे रूल्स हैं, कुछ ऐसे कैप्स हैं, अगर आप देखें तो ऐसी तरह की पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पॉलिसी ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है। अब वो कैसे है, पहले हम ये देख लेते हैं कि WTO कौन कौन सी तरह की सब्सिडीज को डिस्कस करता है, मेंशन करता है अपने अग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। तो पहला जो तरीके का सब्सिडी है वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज होती हैं। अब ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज क्या होती हैं, विच डू नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड। मतलब इससे अगर कोई भी इस तरह की कंट्री अपनी कंट्री में ऐसी सब्सिडीज दे रहा है, ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज, तो उससे किसी भी तरह का दूसरी कंट्री को ग्लोबल मार्केट में डिसएडवांटेज नहीं होगा। ठीक है, तो इट इज नॉट ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, मतलब आपकी दी गई सब्सिडी किसी भी तरह से दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट को अनकम्पेटिटिव नहीं बनाता। तो इस पे इसलिए कोई लिमिट भी नहीं है, एक कंट्री कितने भी हद तक ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज दे सकती हैं। और ये किस एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ किस तरह की सब्सिडीज होती हैं। जैसे रिसर्च फंडिंग करना, मतलब एक तरीके, फॉर एग्जांपल ड्रिप इरिगेशन को प्रोलिफरेट करना है इंडिया को। अब ड्रिप इरिगेशन का इजराइल से सीखना, माइक्रो इरिगेशन या फिर किसी भी तरह के ऐसे रिसर्च को बढ़ाना जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उस रिसर्च पे जो भी फंडिंग दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी, उस पर कोई लिमिट नहीं, आप कितनी भी दे सकते हो। फिर आता है सेकंड नंबर पे एम्बर बॉक्स सब्सिडीज। अब ये सब्सिडीज वो होती हैं जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और इसीलिए इस पे एक कैप भी है। अब ये क्या करती हैं, बेसिकली ट्रेड डिस्टॉर्ट कैसे करती हैं, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट को, एक कंट्री के एक प्रोडक्ट को, एक फूड ग्रेन को या कुछ भी, उसको बाकी कंट्री के सिमिलर प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में चीपर बना देती हैं। फॉर एग्जांपल एमएसपी इज अ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी। नाउ हाउ इज इट, मतलब कैसे ये है, या फिर फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी मिल रही है वो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी है। कैसे है, क्योंकि जब एमएसपी पे या फिर जो फर्टिलाइजर पे या फिर इरिगेशन पे जो सब्सिडी मिल रही है, अब उससे जो भी पैदावार होगी वो ऑब्वियसली एक कम रेट पे बाहर बेची जा सकती है ना। जब एक कम रेट पे बाहर बेची जाएगी तो ऑब्वियसली जो बाकी कंट्रीज हैं वो उसको एक ज़्यादा रेट पे बेच रही हैं, फिर ज़्यादा रेट, फिर वो कहाँ बेचेंगी, उनका सामान खराब हो जाएगा, वो लॉस में आ जाएंगे और ग्लोबल जो मार्केट है वो डिप्रेस हो जाएगी, है ना। तो इसलिए ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है। इसीलिए इस पे कैप है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन का सिर्फ 5% एज सब्सिडी दे सकती है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए कैप है 10% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। फिर एक थर्ड नंबर की सब्सिडीज आती हैं जिन्हें हम ब्लू बॉक्स सब्सिडीज कहते हैं। अब इस पे भी कोई लिमिट नहीं है, ये भी कितना भी दिया जा सकता है, कितने भी एक्सटेंट तक ये सब्सिडीज दी जा सकती हैं। और ये सब्सिडीज वो होती हैं विच आर एक्चुअली टाइड टू प्रोग्राम्स दैट लिमिट प्रोडक्शन। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने कह दिया मैं एक गवर्नमेंट हूँ, मैं, आप समझिए मैं यूरोप की किसी कंट्री की गवर्नमेंट हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि आप, मुझे पता है कि इतना अमाउंट ऑफ मिल्क हमें चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ मिल्क हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, और इसके लिए 4 ही गायें लगेंगी। तो उन 4 गायें को फ्लरिश करवाने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए जो भी सब्सिडी लगेगी हम उन 4 गायें के लिए दे देंगे। तो मैंने लिमिट कर दिया कि इतना ही प्रोडक्शन हमें चाहिए, इतनी ही नंबर ऑफ एनिमल्स चाहिए, तो उस पर ही सिर्फ मैं सब्सिडी दूंगी, है ना। या फिर इतना ही एरिया, इतनी प्रोडक्शन के लिए मुझे चाहिए, 2 एकड़ से इतनी प्रोडक्शन हो जाएगी कि मेरा पूरा देश चल जाएगा, तो मैं सिर्फ उतने का ही सब्सिडी आपको दूंगी। तो वो उस पर भी इसलिए कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी दे सकते हैं। लेकिन जैसे डेवलपिंग कंट्रीज पे ये एलिगेशन डेवलप्ड स्लॉट लगाता है कि हम बहुत सारी एम्बर बॉक्स सब्सिडीज, जैसे इंडिया पे भी एलिगेशन है कि हमारा जो एमएसपी पॉलिसी है वो बहुत ही ट्रेड डिस्टॉर्टिंग है। लेकिन इंडिया और ऐसी बहुत सारी और डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ये कहती हैं, जो एडवांस कंट्रीज यूएसए, नीदरलैंड्स वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, ये हर सब्सिडी को ब्लू बॉक्स में रख देते हैं। कर ये भी वही रहे हैं,
मतलब ये भी ट्रेड डिस्टॉर्ट ही करते हैं इसी, लेकिन बट इन द डिस्गाइज ऑफ ब्लू बॉक्स सब्सिडीज दे आर प्रोवाइडिंग एम्बर बॉक्स सब्सिडीज टू देयर कंट्रीमैन। तो वो कह देते हैं हमें तो बस इतनी प्रोडक्शन चाहिए, इतने नंबर ऑफ एनिमल्स चाहिए, और फिर उतनी ही सब्सिडी देते हैं, हम फालतू सब्सिडी थोड़ा ना देते हैं अपने यहाँ वालों को। लेकिन एक्चुअली होता है नहीं ऐसा, ये अपना ऐसा नंबर ही इतना बढ़ा देते हैं, इतने नंबर ऑफ एनिमल्स चाहिए, वही इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें सब समा जाता है इनकी कंट्री का। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। करंटली इंडिया एज ए ओके। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हम जिस तरह की एमएसपी हम देते हैं अपने यहाँ को, वो परमिट नहीं करता डब्ल्यूटीओ का लॉ, लेकिन हमें एक टेम्परेरी पीस क्लॉज के तहत एक रिलीफ मिला हुआ है कि अभी हमको लीगली चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हम एमएसपी दे रहे हैं ना, वो हम अपने फूड सिक्योरिटी पर्पस के लिए दे रहे हैं। हमारे देश में तो भूखमरी हो जाएगी वरना, वी आर अ डेवलपिंग नेशन एंड, और डेवलपिंग नेशन में कुछ थोड़े बहुत लोग अमीर हैं तो बहुत सारे गरीब भी हैं, उनको उनकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए इंडिया को ऐसा मिला हुआ है कि ठीक है आप अभी दे सकते हो। लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ना, ये कब तक रहेगा हमारे पास ये टेम्परेरी पीस क्लॉज, हमें भी नहीं पता। सो इंडिया हैज़ बीन एक्चुअली फाइटिंग अ लॉट फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन टू दिस PSH पॉलिसी। ओके, WTO मिनिस्टीरियल मीटिंग इन जून, अब आपको पता होगा कि जून में WTO की मिनिस्टीरियल मीटिंग हुई थी, कहाँ पे, जिनीवा में। फिर उन्होंने, पर ऐसा है कि उन्होंने खास इस पे कुछ डिस्कस नहीं किया, इट डिड ओनली अ लिटिल ऑन दिस इशू। फिर उसका जो पैराग्राफ 10 था उस डेक्लेरेशन का फूड सिक्योरिटी पे, वो जो जिनीवा की मिनिस्ट्रियल मीटिंग पे अडॉप्ट किया गया था, वो ये कहता है, वी recognize that adequate food stocks can contribute to the realization of the members' domestic food security objectives and encourage members with available surplus stocks to release them on international markets consistently with WTO rules। लेकिन देखिए, इसने क्या बोला कि हम ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि हाँ बहुत सारी मेंबर कंट्रीज ऐसी हैं जिन्हें फूड स्टॉक रखना पड़ जाता है ताकि इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड भी तो होनी चाहिए, कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए, कोई खरीदने वाला है नहीं, हमने तो पैदावार कर दी, हम क्या करें उसका, फिर कहाँ बेचें उसको। तो जब तक हमारे पास कोई उसकी डिमांड नहीं आ जाती तब तक हम उसे स्टॉक करके रख सकते हैं, फिर जैसी डिमांड आए कि हम बाहर बेच देंगे। तो हम समझते हैं कि स्टॉक पाइलिंग करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंडिया का इशू ये थोड़े ना है, इंडिया का इशू फूड का स्टॉक रखना थोड़े ना है। वो तो WTO वैसे भी प्रोहिबिट नहीं करता, उसमें क्या है, वो तो हम वैसे भी रख सकते हैं। इंडिया का कंसर्न ये है कि हमें एक ऐसा पॉलिसी स्पेस मिले, हमें कुछ ऐसा परमानेंट सोल्यूशन मिले कि ये जो फूड स्टॉक है, ये MSP पे जो लिया हुआ है उसे हम प्रोक्योर करके रख सकें, हम प्राइस सपोर्ट MSP के द्वारा दे सकें और उसको स्टॉक करके रख सकें। लेकिन इसका ऐसे प्राइस सपोर्ट का कोई मेंशन नहीं था जिनेवा की डेक्लेरेशन में। ठीक है, इंडियाज डिमांड फॉर अ परमानेंट सोल्यूशन टू पीए हैज ओके। अब इसने ये कहा है इस आर्टिकल ने कि इंडिया की जो PSH पॉलिसी के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन की डिमांड है, उसने एक नया डायमेंशन एक्वायर कर लिया। वो डायमेंशन क्या है, क्योंकि इंडिया ने अब क्या किया है कि रिसेंटली उन्होंने इंसिस्ट करना स्टार्ट कर दिया इंडिया ने ग्लोबल फोरम में कि हमें कुछ अपना जो फूड है उसे एक्सपोर्ट करने की, जैसे वीट स्पेशली, क्योंकि आपको पता होगा अभी यूक्रेन और रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से जो इजिप्ट है वो तो अपना 50% से भी ज़्यादा जो इंपोर्ट करता था वीट ग्रेन, वो यूक्रेन से करता था, क्योंकि अब होता है ऐसी कंट्रीज़ को, बहुत सारी और कंट्रीज़ को वीट की ज़रूरत है, तो इंडिया वीट दे सकती है। तो इंडिया ने इंसिस्ट करना स्टार्ट कर दिया है कि हमने जो फूड ग्रेन प्रोक्योर MSP पे किया हुआ है, जो फिर हम उस वीट को अब एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें, हमें इसकी परमिशन मिल जाए। यही फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने G20 की मीटिंग जो बाली यानी कि इंडोनेशिया में हुई थी अभी रिसेंटली, वहाँ पे भी कहा था। तो फिर क्या बेसिकली इंडिया ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि इंडिया कैपिटलाइज करना चाहती है उस अपॉर्चुनिटी को, उस वॉइड को जो यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्रिएट हो गया। इट वांट्स टू कैपिटलाइज ऑन दैट अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्या है, WTO का जो लॉ है वो तो बिल्कुल प्रोहिबिट करता है कि आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। आप सब्सिडाइज प्राइस पे लिया हुआ फूड ग्रेन को एक्सपोर्ट करोगे तो फिर तो मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगी, आप कम रेट पे बेच रहे हो। वही सेम चीज़ वीट बाकी की कंट्रीज एक ज़्यादा रेट पे, क्योंकि वो सब्सिडाइज उस पर नहीं ले रही ना, तो फिर वो तो ग्लोबल डिप्रेशन कर देगा, आप ही सिर्फ प्रोलिफरेट करते रहोगे। सो व्हाट इज, तो फिर WTO का जो लॉ है इसके पीछे एक इकोनॉमिक रैशनल क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑन विच WTO प्रोहिबिट्स द कंट्रीज फ्रॉम डूइंग दिस, इज दैट एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा इंडिया या फिर किसी और कंट्री को ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड में, अगर हम ऐसा करने लग पड़ेंगे तो। ओके, वही जैसा मैंने आपको बताया अभी।
Now the same spirit is reflected in paragraph 10 of the Geneva की जो मिनिस्टीरियल फूड सिक्योरिटी डिक्लेरेशन है, उसका जो पैराग्राफ 10 है वो भी कहीं ना कहीं सेम स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है, जो WTO का लॉ कहता है कि जो कंट्रीज का जो सरप्लस फूड स्टॉक है वो इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज कर सकते हैं, बट इन अकॉर्डेंस विद WTO लॉ. नाउ सम पीपल से कि अभी तो इतना बड़ा क्राइसिस चल रहा है तो शायद हमें टेम्पररली अलाउ कर दिया जाए वीट को एक्सपोर्ट करने के लिए, पर ये आर्टिकल ये कहता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि दिस रिक्वेस्ट विल नॉट बी एक्सीडेड टू, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि ऐसा होगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है वेवर्स की वो ये कहती है कि WTO ऐसी तरह के वेवर्स देना, ऐसी तरह के टेम्परेरी रिलीफ देना सिर्फ और सिर्फ बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशंस में ही अलाउ करता है. जैसे आपने देखा होगा एक वेवर अभी दिया गया था कोविड-19 के टाइम पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर मिला था मेडिकल प्रोडक्ट्स को, लेकिन फिर आप यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी WTO ensured that its law is actually acceded to, मतलब इसके लॉ से डेविएट ना हो जाए इसका दिया गया IP वेवर, क्योंकि उसने इंश्योर किया सिर्फ जो वैक्सीन्स हैं वैक्सीन्स तक ही सीमित रहे, डायग्नोस्टिक्स या थेराप्यूटिक्स, बाकी चीज़ों को कवर नहीं किया गया. जो कोविड-19 की वैक्सीन है वो पूरे संसार में चाहे किसी के पास उसका पेटेंट है या नहीं है, इसके बतौर पूरे संसार में कोविड वैक्सीन्स पहुँचे और लोग सिक्योर हों, सेफ रहें, इसलिए ये पेटेंट वाले उस पर रिलीफ दे दी गई थी. सिर्फ जिनका पेटेंट है वही अपने उस पर नहीं बेच सकता, बाकियों को भी और कंट्रीज़ को बांटी गई थी, डिस्ट्रीब्यूट की गई थी. लेकिन फिर यहाँ पे एक और चीज़, ये भी सिर्फ पेटेंट तक ही सीमित था. ट्रेड मार्क या बाकी इंडस्ट्रियल मार्क्स वगैरह होते हैं IP में जो कवर्ड होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, उन पर नहीं दिया गया था. उस पर कंपनी का नाम वही रहेगा, ये नहीं कि आप अपना उसका दूसरा नाम दे के उसको बेचने लग पड़ो. ऐसी मेडिसिन भी तो होती हैं, होती वो कहीं और उसकी है, लेकिन एक जेनरिक टर्म में उसे बना के बेचने लग पड़ते हैं, वो नहीं हो सकता. waivers can be adopted only in exceptional circumstances. तो कई लोग कहते हैं कि शायद ये जो यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है इसे एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस मान ले और फिर इंडिया को ऐसी परमिशन मिल जाए, बट देन इट इज़ प्रोफाउंडली रिमोट, ऐसा शायद ही होगा. ये आर्टिकल फिर दोबारा ये कहता है. व्हाट द फोकस शुड बी. ऑलराइट, फोकस होना क्या चाहिए फिर इंडिया का. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने हिस्टोरिकली इंडिया की इस पब्लिक स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम को बहुत ही अपोज किया है, स्पेशली USA और क्योंकि ये ऐसा कहते हैं कि कभी ये जो पब्लिक स्टॉक जो कर रही है इंडिया, कल को ये लोग एक्सपोर्ट करने लग पड़ेंगे. एग्जैक्टली वही जो इंडिया आज के टाइम पे इंसिस्ट कर रही है, यही डेवलप्ड नेशंस का सबसे बड़ा डर है. अगर कल को हमने अपनी MSP पे प्रोक्योर किए हुए फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, ये तो ग्लोबल प्राइसेस को डिप्रेस कर देगा, ये तो एक रिसेशन बन सकता है एक टाइम पे. तो यही अब इंडिया इस टाइम पे वही कर रही है, और उनका कहीं ना कहीं जो वो कह रहे हैं कि हमें तो यही डर था, देखा इंडिया ने ये कर ही दिया. ऐसा सच हो सकता है. नेसियर्स कैन एक्चुअली हैव देयर वे इन दिस केस. और जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग का इशू पे जो हम एक परमानेंट सोल्यूशन मांग रहे हैं ना, हमारा ये भी डिले हो सकता है. इनफैक्ट हमारा खुद का स्टैंड वीकन हो रहा है इस वजह से. तो इंडिया शुड एक्चुअली रीविजिट इट्स स्टैंड ऑन आस्किंग फॉर अ वेवर फॉर वीट एक्सपोर्ट्स. तो हमें सोचना चाहिए, हमें वीट के इन एक्सपोर्ट्स को नहीं मांगना चाहिए, एक्सपोर्ट्स की परमिशन को नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ही स्टैंड को गलत प्रूव करता है. और गवर्नमेंट की जो वीट प्रोक्योरमेंट है, इनफैक्ट इस आर्टिकल ने एक और चीज़ मेंशन की है कि आप किस बेसिस पे कह रहे हो कि हम वीट एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने खुद वीट प्रोक्योरमेंट 57.5% अपने ओरिजिनल टारगेट जो इस सीजन का टारगेट था उससे कम किया है प्रोक्योर. तो फिर आप किस बेसिस पे मांग रहे हो, कहाँ से हम यहाँ तो पूरा कर लें पहले. व्हाट इज द पॉइंट इन दिस वेवर. और फिर बस यही उन्होंने बोला द लॉडेबल ऑब्जेक्टिव. अगर फिर इस आर्टिकल ने ये बोला है, अगर इंडिया सच में ही हेल्प करना चाहती है जो कंट्रीज I'm really sorry, I have an ugly throat today, so please bear with me. तो अगर इंडिया सच में ही हेल्प करना चाहती है कंट्रीज़ की जो फूड क्राइसिस फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, तो ऐसे बहुत सारे और ऑप्शंस हैं. आप यूनाइटेड नेशंस का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सपोर्ट करिए, आप वहाँ अपनी फूड ग्रेन्स दीजिए ताकि वो फ्री में सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सके. और या फिर एक और सोल्यूशन है जो हमने अभी रिसेंटली एक प्राइवेट कंपनीज पे बैन लगा दिया फूड ग्रेन्स एक्सपोर्ट करने का, आप उसे हटा दीजिए. वो प्राइवेट लॉट अपने बेसिस पे भेज देंगे कंट्रीज़ को. तो बस यही आर्टिकल ये कहना चाहता था. अब हम नेक्स्ट देखते हैं एन अलार्मिंग फॉल. देखिए ये बिल्कुल जो पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स में बहुत ज़्यादा हम डिक्लाइन देख रहे हैं.
उसके ऊपर ये आर्टिकल है। इसमें थोड़ा बहुत मतलब पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है, लेकिन आप प्लीज़ इसे एक फैक्ट की तरह देखिए, बी एन ऑब्जर्वेंट एंड नॉट अ पार्टिसिपेंट। हर किसी की पॉलिटिकल इंक्लिनेशन को बिल्कुल साइड पे रख के एक बारी जो पार्लियामेंट की वो एवोल्यूशन हो रहा है पार्लियामेंट की डिबेट्स का, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, इन टर्म्स ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन, ओके देखिए ये कह रहा है आर्टिकल कि जो पार्लियामेंट का जो लेजिस्लेचर का क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड है, वो बहुत ही गिरता जा रहा है। किन टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ द टाइम स्पेंट ऑन डेलिबरेटिंग लेजिस्लेशन। जो टाइम लेजिस्लेशन पे डिस्कशन करने पे, किसी भी लॉ पे डिस्कशन करने पे दिया जाना चाहिए, वो बहुत ही कम है। आपको तो पता ही है, यस 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 3 वोट काउंट किए, 4 वोट काउंट किए, जिसने हाथ उठाया चलो बिल पास हो गया। सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट। फिर कंडक्ट टू फ्रूटफुल डिबेट्स बोथ इन टोन एंड टेनर। देखिए वही इन्होंने कहा कि ठीक है, जो डिबेट कंडक्ट भी होती हैं वो कितनी ज़्यादा हीटेड होती हैं। आपने कभी टोन देखी है जिस टोन में आजकल मतलब द मोटिव हैज़ बिकम नॉट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, नॉट एक्चुअली अपनी चीज़ों को जस्टिफाई भी इसे चिल्ला चिल्ला के किया जाता है। और फिर जो क्वालिटी ऑफ डिस्कशन है और बाकी एक्सपर्ट ओपिनियन तो कहाँ ही लिया जाता है। आपको पता ही है आजकल कोई स्टैंडिंग या फिर कोई पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को बिल्कुल रेफर नहीं किया जाता। अगर वो कोई सजेशन देते भी हैं तो नो पेइंग नो हीड टू इट। फार्म बिल्स के भी टाइम पे हमने देखा था कोई स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर नहीं किया गया था उन बिल्स को। दे वर ब्रॉट थ्रू ऑर्डिनेंस रूट। सो बहुत कुछ ऐसा है जो लेजिस्लेचर के उसमें स्टैंडर्ड्स में डिक्लाइन आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है एक्चुअली? क्योंकि इट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज के, सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज के, नो पॉलिटिकल पार्टी कैन एस्केप द ब्लेम ऑफ दिस डिक्लाइन इन पार्लियामेंट। क्योंकि सारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट को लेजिस्लेशन पे डेलिब्रेट करना तो दूर की बात है, ये एज अ शो केस यूज करते हैं अपना पॉलिटिकल स्पेक्टेकल को एग्जिबिट करने के लिए कि हम पॉलिटिकली आप ये करिए, आप वो करिए, आप इसका जवाब दीजिए, प्रोटेस्ट करेंगे हम, इन चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इस आर्टिकल ने ये कहा है कि इसका जो प्रमाइस है, अगेन आई एम नॉट इन्वॉल्व इन इट, दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल सेज। ये आर्टिकल कहता है कि इसका जो ग्राउंड ले किया गया था वो भारतीय जनता पार्टी ने ले किया था जब यूपीए की सरकार थी उस टाइम पे। और फिर यही अब कांग्रेस फॉलो कर रही है, बाकी पार्टीज जैसे तृणमूल कांग्रेस वो भी अब यही फॉलो कर रहे हैं। So disruption has actually become the norm now, with the opposition seeking to use the debates as a ploy to gain publicity. और अब ऑपोजिशन भी यही करती है। वैसे तो मीडिया उन्हें ज़्यादा कवर करती नहीं, तो उनको लगता है चलो यही एक मौका है, पार्लियामेंट की वो तो होती है ना, प्रोसीडिंग्स पब्लिश होती हैं कभी कभी, तो लाइव टेलीकास्ट जो भी होता है, ठीक है आप ये करने लग पड़ो, पब्लिसिटी तो मिल ही जाएगी। तो आजकल रिप्रेजेंटेटिव्स ने ऑपोजिशन पार्टीज़ की एज ए पब्लिसिटी स्टंट भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। बट फिर उन्होंने कहा चलो ये तो ऑपोजिशन है, इस आर्टिकल ने ये कहा, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है वो कौन सा डिस्कशन करना चाहती है किस चीज़ पे? उन्हें तो बस अपने बिल्स पास करने से मतलब है। और फिर सबसे बुरी बात जो आजकल हो रही है वो आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने अपोलोजाइज भी कर दिया। कल भी एक आर्टिकल इस पे छपा था उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उनको राष्ट्रपत्नी बोल दिया, राष्ट्रपति जैसे होते हैं उनकी जगह। तो फिर मतलब सोनिया गांधी के ऊपर स्मृति ईरानी इतना ज़्यादा बहुत ही बुरी टोन में ऐसे कह रही थी कि आप अपोलोजाइज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा तेज़। और ये सब तो उन्होंने, कल एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये चीज़ स्टेट की कि क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ, एक लैंग्वेज बैरियर है, मुझे सच में ये चीज़ नहीं पता था, और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो माफ़ी चाहता हूँ। तो ये बात वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए थी ना। पूरा ये तो मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, उस पर डिस्कशन होने के बजाय इन बातों पे बहुत ज़्यादा टाइम दिया जाता है। The officials in charge of maintaining decorum and order meanwhile have chosen to take, अच्छा फिर कई officials ऐसे होते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्री भी है एक, और बहुत सारे ऐसे officials हैं जो हाउस का डेकोरम मेंटेन करने के लिए जिन्हें एम्प्लॉय किया जाता है, लेकिन उन्होंने क्या स्टेप लिया है, उन्होंने ऑर्डर मेंटेन करने का तरीका समझा है, प्यूनिटिव एक्शन लेना बाय सस्पेंडिंग 27 MPs। आपको पता होगा राज्यसभा के तो बहुत ही सारे MPs सस्पेंड हो चुके हैं, और इनफैक्ट कईयों को तो पूरे मॉनसून सेशन के लिए ही वो सस्पेंड कर दिया, जस्ट बिकॉज दे वर डिस्प्लेइंग प्लेकार्ड्स। मतलब वो ऐसे बैनर लेके खड़े हुए थे कि GST के ऊपर डिबेट की जाए, हम तब तक नहीं हारेंगे जब तक फूड महंगाई पे वो नहीं किया जाएगा, बातचीत नहीं की जाएगी, ऐसी चीज़ों के लिए
स्पेशली फिर रूलिंग पार्टी ने तो बिल्कुल क्लेम कर दिया कि हम अपने अगेंस्ट ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट वी वुड नॉट बॉदर अबाउट दैट। ओके, रिक्वेस्ट फॉर अ डिबेट ऑन प्राइस राइज, ऑल राइट, डेटा फ्रॉम द लोकसभा एंड राज्यसभा। अब जो डेटा है राज्यसभा और लोकसभा सेक्रेटेरिएट से, वो ये डिपिक्ट करता है कि जो एमपीज का सस्पेंशन है वो 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है बीजेपी के टेन्योर में एज कम्पेयर टू द प्रीवियस 8 ईयर्स। फिर फार्मर प्रोटेस्ट, देखिए अब यही कह रहा है कि ठीक है पार्लियामेंट्री जो डिबेट है वो नहीं होगी सही से, जो भी नहीं होगा तो ये डेमोक्रेटिक डेफिसिट के फॉर्म में दिखेगा, जो इसके रिजल्ट होंगे वो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, आपने पास कर दिए बिल, जैसे भी कर दिए, आप ऑर्डिनेंस ले आए, फिर फटाफट से आपने हर बिल पास कर दिया, लेकिन जिनके लिए बिल लाए हो अगर उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो जैसे फार्म केस में हुआ था, फार्मर के लिए ही लाया गया था वो बिल, 3 बिल्स जो आए थे, लेकिन फार्मर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर ये चीजें कहाँ होंगी, एक्सपर्ट ओपिनियन क्यों नहीं लेते आप? तो पार्लियामेंटेरियंस मस्ट रियलाइज दैट द बेड रॉक ऑफ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी इज अ फ्लरिशिंग लेजिस्लेचर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ठीक है, अब देखिए ये जो आर्टिकल है ना, मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आपको ये पता हो एज एन इंटरनेशनल सिटीजन, क्योंकि जब आप एक इंटरनेशनल सिटीजन बन जाते हैं ना, तो फिर इस दुनिया में कहीं पे ह्यूमन राइट्स के साथ कहीं भी खिलवाड़ होता है तो आपको भी अफेक्ट कर रहा है वो। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि हम तो उस देश के नागरिक नहीं है तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ की सरकार उसके साथ क्या कर रही है। अगर आप सच में ह्यूमन राइट्स के कॉन्सेप्ट में बिलोंग कर बिलीव करते हैं, देन इट्स अ ट्रांसनेशनल इशू, देयर आर नो बॉर्डर्स, कोई बॉर्डर्स नहीं है ह्यूमन राइट्स के लिए। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसे मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। द पोप्स अपॉलजी फॉर मास कैनेडा ग्रेव्स। ठीक है, हम पढ़ते हैं इसे। फ्रॉम जुलाई 24, ठीक है, जुलाई 24 से पोप फ्रांसिस, आपको पता होगा पोप फ्रांसिस कौन है, ही इज द हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च एंड सॉवरेन ऑफ द वेटिकन सिटी सिंस 2013। जितने भी कैथोलिक चर्चेज होते हैं पूरे संसार में, उनके जो हेड है वो है पोप फ्रांसिस, और वेटिकन सिटी के भी सॉवरेन पोप फ्रांसिस ही हैं। तो इन्होंने एक 5 डे विजिट की कनाडा में, जहाँ पे इन्होंने अपोलोजाइज किया इन पर्सन, खुद अपोलोजाइज किया, किसके लिए, चर्च के रोल के लिए इन स्कूल्स मेंट टू असिमिलेट इंडिजिनस चिल्ड्रन। ठीक है, मैं आपको ये इशू बताऊंगी, पहले हम स्टैट्स पढ़ लेते हैं। लास्ट जून में जो कॉवसिस फर्स्ट नेशन एक इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है, ये उन्होंने रिमेन्स मिले थे उनको, स्केलेटन्स वगैरह ये सब मिला था 751 पीपल के, जो मेनली इंडिजिनस चिल्ड्रन थे। और कहाँ पे मिले था उनको, इट वाज अ फॉर्मर रेजिडेंशियल स्कूल हुआ करते थे कनाडा में 19th सेंचुरी के टाइम पे, तो वहाँ पे मिला था। और फिर ये उससे 1 महीने पहले 215 लोगों का, 215 बच्चों के एक और रेजिडेंशियल स्कूल पे ब्रिटिश कोलंबिया में, वहाँ पे भी उनके रिमेन, स्केलेटन्स वगैरह ये सब मिले थे। और दोनों ही स्कूल जो थे वो कैथोलिक चर्च रन करता था। ओके, अभी मैं बताऊंगी ये रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम को एक कल्चरल जीनोसाइड भी डिक्लेयर कर दिया गया है, जो चर्च रन करा करता था कनाडा में। अभी बताऊंगी ये है क्या सिस्टम। तो फिर इसीलिए पोप ने बोला कि आई सीक फॉरगिवनेस फॉर द ईविल कमिटेड बाय सो मेनी क्रिश्चियंस अगेंस्ट इंडिजिनस पीपल। मैं क्षमा मांगता हूँ उस हर क्रिश्चियन के बिहाफ पे जिन्होंने ईविल कमिट किया, वो भी इंडिजिनस पीपल के खिलाफ। अब ठीक है, ऐसा फिर जब ये मिले थे, जब ये रिमेन्स मिले थे, तो फिर जस्टिन ट्रूडो यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है कनाडा के, उन्होंने मतलब इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें अर्ज किया था कि वो प्लीज़ कुछ मेजर्स लें रिकन्सिलिएशन के लिए, कुछ स्टेप्स लें, प्रोब कंडक्ट करवाएं। तो ट्रूडो ने भी उस टाइम पे जब ये रिमेन्स मिले थे कहा था, लास्ट ईयर की बात है ये, द कैनेडियंस वर एक्चुअली हॉरिफाइड एंड अशेम्ड ऑफ हाउ आवर कंट्री बिहेव्ड। हमने कैसा बिहेव किया, हमारी कंट्री ने, कनेडियंस ने उस टाइम पे, वी आर वेरी वेरी अशेम्ड ऑफ इट। हमें सच में शर्मिंदगी है बहुत ज़्यादा। व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम? ओके, नाउ पहले तो आप ये जान लीजिए इंडिजिनस पीपल किसे कहते हैं। इंडिजिनस पीपल को फर्स्ट पीपल भी कहते हैं, फर्स्ट नेशन भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इनके ट्रेडिशंस होते हैं ना, या ये जो कल्चर जो ये फॉलो करते हैं, वो बहुत ही अर्ली कल्चर होता है, इन द सेंस कि जो फर्स्ट इनहेबिटेंट्स होंगे ना एक पर्टिकुलर जगह के, वो जो उस टाइम पे कल्चर फॉलो करते थे, वो आज भी उसी कल्चर को मेंटेन किए हुए हैं।
जैसे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं इंडिया में, है ना, दे आर द फर्स्ट पीपल, दे आर द एक्चुअल इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस नेशन, दे आर द इंडिजिनस पीपल, ऑलराइट। तो उन्हें इंडिजिनस पीपल कहते हैं। इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन जैसे बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे बाहर की कंट्रीज में इंडियंस हैं, साउथ अफ्रीकन हुआ करते थे उस टाइम पे, कनाडा के केस में अगर हम देखें तो इंडिजिनस। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव रेड। नाउ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम? ओके, देखिए, जो रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम था एक फेडरल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, मतलब कनेडियन गवर्नमेंट का ही एक इनिशिएटिव था, जिसका एम ये था कि वो फोर्सफुली एसिमिलेट करे इंडिजिनस चिल्ड्रन को यूरोपियन वे ऑफ लाइफ में, मतलब जो उनके तौर तरीके थे इंडिजिनस बच्चों के रहने के, उठने के, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिए थे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से आगे इनहेरिट किए थे, उनको बिल्कुल ख़त्म करना और यूरोपियन वे ऑफ लाइफ को बिल्कुल अपनाना पूर्ण तरीके से। ये इन रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम का, यहाँ पढ़ाई पढ़ाई कुछ नहीं होती थी, ये यही तरीके तौर तरीके समझाते थे, और वो भी बहुत ही बुरी तरीकों से, ठीक है। और इन्हें स्टार्ट कब किया गया था 19th सेंचुरी में इनको स्टार्ट किया गया था, और फिर उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 130 रेजिडेंशियल स्कूल्स थे पूरी कंट्री में, मतलब कनाडा की बात कर रही हूँ मैं। जो 1883 में जो प्राइम मिनिस्टर थे सर जॉन ए मैकडोनाल्ड, उन्होंने इस सिस्टम को डिफेंड किया था अपने पार्लियामेंट में, और उन्होंने ये कहा था, बल्कि ये तो एक ऐसा सिस्टम है जो मैंने खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं इंडियन चिल्ड्रन क्योंकि इंडिजिनस है, अपना कल्चर नहीं छोड़ा उन्होंने वहाँ जाके भी, जैसे भी वो अगर बॉन्डेड लेबर्स की तरह भी वहाँ पे गए तो इंडियन चिल्ड्रन को अपने जो पेरेंटल इन्फ्लुएंस है उससे बिल्कुल विड्रॉ करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं मरते दम तक इसको निभाऊंगा। तो और इन सेंट्रल ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल स्कूल में वो लोग बिल्कुल वाइट मैन का रहने का तरीका और तौर तरीका सब कुछ सीख जाएंगे, एंड दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट फर्दर। फिर एक अमेंडमेंट लाई गई थी इंडियन एक्ट में इन 1894, जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर थे मैकेंजी बॉहल, उन्होंने जो इन स्कूल्स में अटेंडेंस थी वो कंपलसरी कर दी थी इंडिजिनस चिल्ड्रन के लिए, और अगर वो नहीं आते थे तो उनको फोर्सफुली लाया जाता था। इनफैक्ट फिर सारे ही उन बच्चों को अपने माँ बाप से दूर कर दिया गया था, और कहीं मतलब उस टाइम पे आप देखिए 1883 से लेके 1996 के बीच में 1,50,000 इंडिजिनस चिल्ड्रन वर सेंट टू दी स्कूल्स, और मतलब कब कितने सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे कभी अपनी फैमिली से दोबारा रीयूनाइट हो ही नहीं पाए, वो कभी अपने माँ बाप से दोबारा मिले ही नहीं उसके, क्योंकि फोर्सफुली उन्हें ले गए थे उठा के। तो इन बच्चों के साथ एक्चुअली हुआ क्यों, क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली क्यों इसे कल्चरल जीनोसाइड भी कह दिया गया, क्यों पोप फ्रांसिस अपोलोजाइज कर रहे हैं? क्योंकि इन बच्चों को इतना ब्रूटली यूरोपियन वे ऑफ लाइफ में असिमिलेट करने की कोशिश की कि ये अपनी लैंग्वेज में बोल भी नहीं सकते थे अपना कुछ भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है जो नमाज पढ़ता है, कोई बच्चा है जो शायद अपने भगवान के आगे हाथ जोड़ता है, वो हाथ जोड़ते दिखता था तो उसे उसे बहुत मारते थे, और बहुत ज़्यादा कई लोगों को तो इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली भी अब्यूज़ किया जाता था ताकि वो किसी भी हाल में यूरोपियन बन जाए। और ऐसे फिर क्या हुआ, ऐसा ऑफिशियली ये लोग ये कहते हैं सिर्फ 4100 लोग थे, बच्चे थे जो या तो मिसिंग है या तो वो मर ही गए, पता ही नहीं चला उनका। लेकिन एक्चुअल में जो काउंट है बहुत सारा, वो ये कहते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स हैं दे आर वेल बियॉन्ड 10,000, ऐसा इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं कि 10,000 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई थी इस टॉर्चर की वजह से। और इनफैक्ट इतना बुरा था, फिर जब ये बच्चे मर गए तो उनकी जो डेड बॉडीज थी वो उन बच्चों के माँ बाप को हैंड ओवर तक नहीं की गई थी उनकी लास्ट ब्यूरियल राइट्स के लिए, क्योंकि जो कनेडियन गवर्नमेंट की इंडियन अफेयर्स पॉलिसी थी वो ये कहती थी कि जो रेजिडेंशियल स्कूल है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है ब्यूरल एक्सपेंसेस को वो करने के लिए। वो जो बच्चे वहाँ पे मरेंगे, अगर मर गए बाई चांस वहाँ पे, तो आप ही को उसका सारा पैसा उठाना है, तो आप देख लो। तो फिर जब पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते थे एटलीस्ट हमें लास्ट राइट परफॉर्म करने के लिए अपना बच्चा तो दे दो, तो फिर ये लोग कहते थे कि इनको तो बच्चों को वहाँ तक भेजना ही, हमें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग जाएगा, वहाँ तक भेजना ब्यूरियल कॉस्ट तो सारी हमारे ऊपर है, तो ये बड़ा ही वो हो जाएगा, कॉस्टली अफेयर हो जाएगा आपके बच्चे को आपकी बॉडी देना, तो आपको आपके बच्चे की बॉडी देना, तो हम नहीं भेज सकते। फिर वो वहीं पड़े रहे, तभी तो आज रिमेन्स मिलते हैं, स्केलेटन क्यों मिलते हैं ऐसी जगहों से, क्योंकि वो वहीं मर गए, वहीं पीछे उनको दफना दिया या वहीं पड़े रहने दिया मिट्टी में, और वो अपने आप फिर आज मिलते हैं उनके रिमेन्स। तो चिल्ड्रन डाइड मीन, और जो मेन कॉजेज हैं जिन वजह से ये बच्चे मरे, वो ट्यूबरकुलोसिस, माल न्यूट्रिशन, या फिर बहुत सारी इलनेस जो इस इनह्यूमन कंडीशन की वजह से उन्हें प्राप्त की गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं द नीड फॉर अ डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लास्फेमी एंड हेट स्पीच। पहले मैं आपको अपने टर्म्स में, जनरल टर्म में बता देती हूँ कि ब्लास्फेमी कैसे कहते हैं।
तो blasphemy actually is the crime of insulting or showing contempt or lack of reverence for God or a religion and its doctrines. मतलब आप किसी भगवान में विश्वास करते हैं, आप किसी रिलीजन के फॉलोअर हैं, मैं कह दूं कि मैं रिस्पेक्ट ही नहीं करती आपके भगवान की, या फिर मैं तो अपने भगवान को मारती हूँ, मैं क्यों आपको आपके भगवान को रिस्पेक्ट करूँ। इस जनरल से जनरल टर्म्स में भी भगवान की रिस्पेक्ट ना करना, आपके रिलीजन के डॉक्ट्रिन की रिस्पेक्ट ना करना, उसको मैं नहीं मानती कि जिनको आप भगवान मानते हो भगवान भी है एक्चुअली, ऐसा ब्लास्फेमी कहते हैं। ठीक है। और फिर हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच क्या होती है? इस तरह की स्पीच देना, या फिर रिटन या फिर वर्बल या किसी भी फॉर्म में हेट स्पीच जिसे कंसिडर किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं आपका प्रीजुडिस दिखा दे, रिफ्लेक्ट कर दे कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट आप प्रीजुडिस्ड हो। मतलब रेस के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, फॉर एग्जाम्पल एलजीबीटी कम्युनिटीज़ में आपने देखा होगा अभी क्या हो रहा था। अभी जो मंकी पॉक्स के केसेस में भी कई लोगों ने कहा इट एक्चुअली अमाउंट्स टू हेट स्पीच, क्योंकि मंकी पॉक्स के केसेस मोस्टली बाइसेक्सुअल लोगों में ज़्यादा पाए गए, तो उनके अगेंस्ट बहुत सारी बातें शुरू हो गई, ये तो है ही ऐसे, ये तो इतना ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हैं, इनके साथ तो होना ही है ये, ऐसी बातें भी हेट स्पीच के अंदर आती हैं। सबसे सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हेट स्पीच का अगर मैं आपको दूं तो वो ये है कि हिटलर जिस तरह के स्पीचेस देता था ज्यूज के अगेंस्ट, वो क्या बोलता था, क्या प्रीजुडिस था जो ज्यूज के अगेंस्ट उसने पूरी जर्मनी में सेट कर दिया कि ज्यूज कनिंग होते हैं, दे आर वेरी क्लेवर, वो मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं, वो आपको बर्बाद कर देंगे, दे आर गोल्ड डिगर्स और ये सब। ठीक है। तो इस तरह की बातों को, इस तरह की स्पीचेस को हेट स्पीच कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं ये आर्टिकल। अब देखिए ये हेट स्पीच और इस बारे में ये क्यों आया है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में, क्योंकि आपको पता होगा ऑल्ट न्यूज़ के जो वहाँ पे जो फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर, उनका केस भी चल रहा था, और बीजेपी की जो मेंबर हुआ करती थी नुपुर शर्मा, उनका केस भी चल रहा था। आई नो दैट यू गाइज नो अबाउट इट एंड हेंस आई वुड नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हाई इट हैपेंड। हम पढ़ेंगे आर्टिकल क्या कहता है। ठीक है। तो एज फार एज लॉज इन इंडिया गो देयर इजंट फॉर्मल लेजिस्लेशन। ठीक है। जहाँ तक इंडिया के लॉज की बात है, इंडिया में कोई भी ब्लास्फेमी के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन नहीं है, लेकिन इसका जो क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट है ब्लास्फेमी लॉ का, वो है सेक्शन 295A ऑफ इंडियन पीनल कोड। वो क्या कहता है? वो ऐसी स्पीच को पनिश करता है या ऐसी राइटिंग्स या साइंस को पनिश करता है जो मेलिशियस इंटेंट के साथ लिखी गई हैं, ताकि वो किसी भी सिटीजन के रिलीजन को इंसल्ट कर सके, रिलीजियस बिलीफ्स को इंसल्ट कर सके। फिर उसे इम्प्रिजनमेंट और फाइन दिया जाता है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 3 years। ठीक है। लेकिन अब इस सेक्शन 295A की हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 95 years, क्योंकि 1927 में एक सटायर पब्लिश किया गया था कि कुछ ऑब्सीन पैरेलल्स ड्रॉ किए गए थे प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ में से। मतलब कुछ आप व्यंग्य कह सकते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद पे उस टाइम पे किए गए थे। तो मुस्लिम कम्युनिटी को उस टाइम पे ये बहुत ही ऑफेंसिव लगा था। तो फिर जो उस टाइम पे हाई कोर्ट ऑफ लाहौर होती थी, उनको समझ नहीं आया कि ये मतलब या इसने तो कोई हॉस्टिलिटी भी नहीं की, मतलब कोई दंगा फसाद भी इस राइटिंग ने मतलब इवोक नहीं किया, या किसी कम्युनिटी के बीच में लड़ाई भी नहीं करवाई, लेकिन ये सिर्फ रिलीजियस बिलीफ को हर्ट कर रहा है, तो फिर ये कौन से सेक्शन के तहत हम इसे दर्ज करें? तो क्योंकि जो ऑफेंस था वो ना ही सेक्शन 153A जो इंडियन पीनल कोड है उसके अंदर आता था, क्योंकि ये जो सेक्शन 153A है ये पब्लिक ट्रांक्विलिटी और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फिर इसीलिए क्या हुआ, एक नया सेक्शन ऐड किया गया जिसका जो 1927 जैसे मैंने अभी बताया, जिसका सेक्शन है वो बेसिकली 295A। ओके। तो लीगैलिटी क्या है फिर इस सेक्शन 295A की, वो चैलेंज की गई इसकी लीगैलिटी की वैलिड नहीं है। कब? रामजी लाल मोदी केस में 1957 में, जहाँ पे इसकी लीगैलिटी को अपहोल्ड किया गया। ठीक है। किसने किया? 5 जज बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के। तो फिर एपेक्स कोर्ट ने रीजन किया जो आर्टिकल 19(2) है। ओके। हाँ, जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो रीजनेबल लिमिट्स लगाता है, आपको पता होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे फॉर द सेक ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो और जो सेक्शन 295 क्लॉज A है वो तो एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ ब्लास्फेमी के अगेंस्ट यूज किया जाता है, जिसे हम एक बुरे इंटेंट की तरह के
रीजन से, पर्पस से पब्लिश करें और जो किसी भी रिलीजियस सेंसिबिलिटी को किसी भी क्लास की ऑफेंड करे। तो ये बस उन्होंने कहा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में और 295 में ये डिफरेंस था। फिर एपेक्स कोर्ट ने खुद ही रीडिफाइन कर दिया। पहले उन्होंने कहा कि आर्टिकल 2 सेक्शन 295 ब्लास्फेमी को डिनोट करता है और रिलीजियस सेंसिबिलिटीज को, लेकिन फिर उन्होंने खुद ही रीडिफाइन कर दिया अपने एक दूसरे केस में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द लिंक बिटवीन द स्पीच स्पोकन एंड एनी पब्लिक डिसऑर्डर कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इट शुड हैव अ क्लोज रिलेशनशिप दैट ओनली। फिर 2011 में उन्होंने क्या बोला, ओके हाँ, अब देखिए उन्होंने ये बोला कि सेक्शन 295 क्लॉज ए जो आईपीसी का है, वो आप उससे सिर्फ तब उसके अंदर केस रजिस्टर कर सकते हो जब किसी की बोली हुई बातें या कुछ ऐसा रिटर्न वो कोई एक अनलॉफुल एक्शन किसी को लेने पे मजबूर कर दे, जो उसकी ऑडियंस है उस राइटिंग की, उस स्पीच की, वो फिर उसे इवोक करे कि आप भी प्रिजुडिस्ड हो जाएं एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के खिलाफ। तो जब ऐसी तरह की ब्लास्फेमी होगी तभी आप बस उनके अगेंस्ट केस दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक डिस्टर्बेंस सिर्फ उसी केस में होती है, उसी तरह के एक्सप्रेशन को हम सप्रेस कर सकते हैं। अब बस उन्होंने यही बताया कि अब ये आर्टिकल ये कहता है जो सेक्शन 295 क्लॉज है वो उसकी जो वर्डिंग है वो बहुत वाइड है। अब ब्लास्फेमी और ऐसे रिलीजियस इंटेंट को जो है वो तो कुछ भी कर सकता है, किसी की थोड़ी सी बात, कोई किसी भी चीज़ को आप ब्लास्फेमी गवर्नमेंट कह सकती है, ये ब्लास्फेमी को डिनोट करता है ना। ऑलराइट, ओके। हाँ, अब ये हम देखते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो डेटा है वो ये कहता है कि जो केसेस रजिस्टर किए गए हैं हेट स्पीच में वो बढ़ गए हैं पहले से, और ऐसी तरह की स्पीच जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी लेके आती है, आपस में वैर बहुत तरीके का लेके आती है, वो पहले 323 केसेस थे 2014 में, लेकिन 2020 में वो 1804 केसेस हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़ गया। हाउएवर दिस कैन ऑल्सो बी ड्यू टू द स्टीप टर्न्स इन द डायनामिक्स ऑफ अ करंट सोसाइटी। लेकिन ये आर्टिकल ये कहता है ज़रूरी नहीं है कि सच में हेट स्पीचेस हुई हों। ये केसेस का जो आप इतना बढ़ोतरी देख रहे हैं इस वजह से भी हो सकती है, क्योंकि जो सेक्शन 295 क्लॉज ए है वो पता नहीं कहाँ यूज़ होने लग पड़ा है टू पीनलाइज रिलीजियस डिसेंट। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर रिलीजन के एक पर्टिकुलर तरीके से नहीं सहमत है तो आप कहते हैं शायद ये सही नहीं है। जैसे कई लोग जेनाइटल म्यूटिलेशन से सहमत नहीं होते तो वो बोल देते हैं, या फिर कहीं तो उसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं और वो सहमत नहीं होते, जैसे ट्रिपल तलाक के फॉर्म में हुआ था, टाइम पे हुआ था, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, है ना। तो अब तो नॉर्मल सा कॉमेडी भी अगर थोड़ा हो जाती है जिसमें कोई इंसल्ट नहीं है, लेकिन उस तरीके के केसेस को भी सेक्शन 295 क्लॉज ए के तहत दर्ज कर लिया जाता है, तो ऑब्वियसली केसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। फिर उन्होंने बस ये कहा, जैसे तांडव के टाइम पे आप देख सकते हैं कि जो हिंदू रिलीजियस ग्रुप था उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू गॉड्स को तो तांडव वेब सीरीज़ है वो एक बहुत ही डिमीनिंग मैनर में दिखा रही है, तो उस टाइम पे उन्हें लगा दिया गया। जो मुनावर फारूकी थे उन्होंने कॉमेडी सेट में शायद ऐसा कुछ बोलने लगे थे वो, फिर उन पे लगा दिया गया। फिर ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, बस उन्होंने ये बोली कि इसे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जाता है। लेकिन ये आर्टिकल बेसिकली कहना क्या चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि जो ब्लास्फेमी का लॉ है ना वो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के साथ तो जाता ही नहीं। हम तो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है ना, या डिसेंट, फ्री स्पीच, ये सब तो लाजमी है ना, ऐसी चीज़ों को स्क्रीन क्यों करना। ये ब्लास्फेमी रहने दीजिए, आप एज अ वर्ड रहने दीजिए कि हाँ ये गलत है, आप स्टैट्यूट में रहने दीजिए कि किसी की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करना ऑब्वियसली एक बॉनहोमी के लिए, एक कम्युनल हार्मनी के लिए ज़रूरी है, पर आप इसको क्रिमिनलाइज मत कीजिए ना। आप ब्लास्फेमी को डीक्रिमिनलाइज कर दीजिए ताकि इस पे कोई किसी को केस होगा ही नहीं, किसी को जेल नहीं होगी। मतलब अगर किसी ने थोड़ा सिटायरिकल टर्म्स में किसी को कुछ बोल दिया तो आप ऐसा कर दीजिए, ये आर्टिकल कहता है, ठीक है। तो अब हम इंडियन एक्सप्रेस के फटाफट से 2 एडिटोरियल्स हैं उन्हें देख लेते हैं। आज का जो वीडियो वो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट आई विल मेक श्योर दैट इट इज़ वर्थ इट, क्योंकि सच में बहुत अच्छा है। इंडियाज़ यूनिक जॉब्स क्राइसिस, इंडिया का जो जॉब क्राइसिस है वो बहुत ही यूनिक है। कैसे, हम देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसमें। ऑलराइट, अब ऐसा एक क्वेश्चन पूछता है ये आर्टिकल, इंडिया में जो बहुत सारे लोग हैं वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं, इसी वजह से जो हमारा सरप्लस लेबर है जो एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड फॉर्म में एम्प्लॉयड है, वो मतलब कहीं और जाके कोई और सेक्टर उसे अपने में अब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसीलिए हमारे यहाँ पे जॉब क्राइसिस है। इज दैट करेक्ट?
मतलब क्या यही आप मानते हो कि ये बिल्कुल सही है? तो ये जो ऑथर हैं वो ये कहना चाहते हैं नहीं, ऐसा सच में सही नहीं है, क्योंकि जो स्टैट्स है वो कुछ और ही प्रेजेंट करते हैं। Share of India's working population engaged in farming has fallen quite significantly during the last 3 decades. जो हमारा यहाँ का एम्प्लॉयमेंट शेयर है एग्रीकल्चर का, वो पिछले 30 सालों में काफ़ी हद तक गिरा है, क्योंकि 1993-1994 में एग्रीकल्चर था वो कंट्री का 62% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता था, लेकिन 2018-19 में जो एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट शेयर है, वर्कफोर्स शेयर है, वो 41.4% था। अब देखिए ये आर्टिकल और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसा कहते हैं कि इंडिया के फार्म सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए वो टोटल वर्कफोर्स की अराउंड 33 से 34% होनी चाहिए, तो 41.4% भी कहीं ना कहीं उतना ही है जितना स्टैट्स कहते हैं होना चाहिए। तो हम उस चीज़ में सही है, जितना अभी है वो रख सकते हैं अब। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं कि क्योंकि एग्रीकल्चर में बड़े सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, बड़े सारे लोग एम्प्लॉय हैं, इसीलिए हमारा जॉब क्राइसिस है, तो वो तो कहीं ना कहीं फ्लॉड स्टेटमेंट है, क्योंकि हम तो ऑलमोस्ट एवरेज पे हैं जितना हमारी कंट्री को एक फूड प्रोडक्शन के लिए जितनी डिस्ट्रीब्यूशन सारे सेक्टर्स में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो मीट कर रही है। वीक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके जो हमारी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो वीक है। कैसे, अब हम देखते हैं। टू स्टार्ट विद, देयर हैज बीन अ reversal of the trend in the last 2 years, which has seen the share of those employed in farms rise to ऑल राइट। पहले तो इन्होंने स्टार्ट करते हुए ये कहा है कि ठीक है, हमें पता है कि एम्प्लॉयमेंट शेयर जो है वो गिरा है एग्रीकल्चर में, लेकिन अगर हम कोविड-19 की बात करें तो फिर दोबारा से बहुत रिवर्स माइग्रेशन हुई थी, लोग अपने गांव वापस चले गए थे, जो यहाँ पे फैक्ट्रीज में वर्क करते थे या जहाँ भी छोटे छोटे शॉप्स में वर्क करते थे, लोग वापस चले गए थे, तो फिर उन्होंने दोबारा जो उनका छोटे छोटे से लैंड है वहाँ पे अपनी खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी थी। तो शायद जो अब एम्प्लॉयमेंट शेयर था वो 44 to 45% तक राइज कर गया था, लेकिन इन्होंने फिर ये भी कहा है कि टेम्परेरी ब्लिप है, ये वापस आ ही जाएंगे, ऑलमोस्ट आ भी गए हैं बहुत सारे। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो वही होगा कि धीरे धीरे और फॉल करेगी एग्रीकल्चर में जो एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि अब सबने वापस आना शुरू कर दिया, बहुत हद तक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो काम करते थे सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वापस आ भी गए हैं। तो एग्रीकल्चर में जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है एम्प्लॉयमेंट शेयर के गिरने का, वो गिरेगा ही। तो लोग जो कहते हैं बहुत सारे एग्रीकल्चर में वो है, और कहाँ जाएंगे फिर बंदे, वर्कफोर्स कहाँ से आएगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में ही घुसे हुए हैं सारे, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, ये बिल्कुल फ्लॉट स्टेटमेंट है, ऐसा ही आर्टिकल कहता है। सेकेंडली, इवन द मूवमेंट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर दैट हैज विटनेस्ड ओवर द पास्ट, ओके, एज व्हाट इकोनॉमिस्ट। अब ठीक है, लेकिन कहीं आपको पता है कि जैसे अब एम्प्लॉयमेंट शेयर अगर एग्रीकल्चर में गिरा तो वो कहीं और भी तो गया है, वो सर्विस सेक्टर में गया है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गया है। तो इकोनॉमिस्ट जैसे कहते हैं ये एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन ये इस आर्टिकल के ऑथर ये कहते हैं कि नहीं, उसे हम एक वीक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, ना कि एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, जो लेबर जो एग्रीकल्चर में थी और वो किसी और सेक्टर में गई हैं, वो वो सही नहीं हुई, जहाँ पे गई है वहाँ प्रोडक्टिविटी या फिर एवरेज इनकम वगैरह सही नहीं मिल रही उन्हें। अभी हम आपको बताते हैं कैसे। हाउएवर द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड माइनिंग इन टोटल, क्यों मतलब स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई सही से, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग में है वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट गिर रही है, वहाँ का भी वर्कफोर्स जो पॉपुलेशन वहाँ पे जा रही है वो भी कम है, वो भी कम होती जा रही है, एग्रीकल्चर में भी कम हो रही है। फिर सरप्लस लेबर जा कहाँ रही है, जो एग्रीकल्चर से हट रही है वो कहाँ जा रही है, वो जा रही है सर्विसेज सेक्टर में, है ना। और सर्विसेज में भी मोस्टली कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर तो हाई पेइंग होता है, सर्विसेज सेक्टर तो बहुत वैल्यू एडिटिव भी होता है, प्रोडक्टिव भी होता है, तो फिर वो ऐसे जहाँ पे पे भी ज़्यादा नहीं मिलती, ऐसी जगह पे ये लेबर क्यों जा रही है। द बल्क ऑफ द जॉब्स इन दिस केस आर पेटी रिटेलिंग, क्योंकि ये सारी जॉब्स जो अब वो ले रहे हैं सर्विसेज के सेक्टर में, वो या तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, छोटी छोटी खाने की दुकानों पे, या फिर एज डोमेस्टिक हेल्प जो आपके काम करने आते हैं घरों पे, या फिर सैनिटेशन, या ऐसी सिक्योरिटी स्टाफिंग, या फिर ट्रांसपोर्ट ट्रक चलाने वगैरह, इन चीज़ों के लिए इन चीज़ों में वो लोग जाने लग पड़े हैं। ओके, शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन, हाँ, क्योंकि अगर ये सर्विसेज सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट शेयर ट्रांसफर कर रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, अगर सच में ये अच्छी सर्विसेज सेक्टर में जा रहे होते तो ऑर्गेनाइज एंटरप्राइजेज में भी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती, वहाँ तो कम होती जा रही है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इन इंडिया हैज़ बीन वीक एंड एफिशिएंट, क्योंकि जो सरप्लस सेक्टर है वो एक हाई पेइंग उसमें नहीं जा रहा, वो बिल्कुल ही ऐसी सर्विसेज में जा रहे हैं जो कोई उनमें वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। ऑलराइट, बी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, persistence of informality,
ऑल्सो एक्सप्लेन्स द टेंडेंसी। ठीक है, अब ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं, देखिए ये एक टेंडेंसी, और जब हम कह रहे हैं कि वो अच्छी हाई पेइंग जॉब्स में तो नहीं जा रहे, वो ऐसी जॉब्स में जा रहे हैं जो बहुत प्रोडक्टिव भी नहीं है, वहाँ पे स्किल सेट भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये रूरल फैमिलीज़ में एक टेंडेंसी है कि उनके पास मल्टीपल लाइवलीहुड ऑप्शंस हों, बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पे वो काम करें। आपने देखा होगा कई लोग पार्ट टाइम लेबर भी करते हैं, कई लोगों का छोटा सा खेत भी होता है, वो जो पीछे उनकी वाइफ संभालती हैं, जो यहाँ पे अपना माइग्रेट करके आते हैं, तो ये अपने उसको डाइवर्सिफाई करके रखना चाहते हैं। तो इसीलिए वो अपना छोटा सा भी लैंड हो ना, वो उसको बेचना नहीं चाहते। ठीक है, वो साथ साथ जो उनकी मेन इनकम है वो यहाँ पे मे बी एज अ लेबर आके, या फिर क्या पता एज अ डेली वेज भी वो वर्क करते हो, मेन उनके घर की इनकम इन चीज़ों से चल रही हो, नॉन फार्म सोर्सेज से, लेकिन वो अपना फार्म लैंड नहीं छोड़ना चाहते। अगर ये आप सोचिए कोविड-19 के टाइम पे फार्म लैंड नहीं होता उनके पास, वो जाके करते क्या, है ना? सो इट एक्चुअली प्रूव्ड एज अ सेवियर फॉर दीज पीपल। तो फिर अब आप देखते हैं, हाँ, लेकिन उन्होंने बोला अ पिक्चर इन कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अभी तक हमने देख लिया कि सर्विसेज सेक्टर जो है वो अच्छी भी नहीं है, तो वहाँ पे मतलब अच्छी इन द सेंस सही नहीं है ना, मतलब इतना हाई पेइंग कहाँ आएंगी छोटी छोटी जॉब्स। तो फिर लेकिन एक पिक्चर है जो बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग है, जो हमारी बोली हुई बात से बिल्कुल अग्री नहीं करती, वो कुछ और ही प्रेजेंट करिए। वो क्या है, मार्च 31 2020 से जून 30 2022 के बीच में जो कंबाइंड एम्प्लॉय हेड काउंट था इंडिया के सबसे टॉप 5 आईटी कंपनीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा में, वो 11.55 लाख से 15.69 लाख हो गया है। तो अभी हम कह रहे थे जिन सर्विस सेक्टर में सरप्लस लेबर जा रही है वो तो सही है ही नहीं, वो प्रोडक्टिव भी नहीं है, वहाँ पे स्किल सेट भी नहीं चाहिए, फिर ये कैसे जॉब्स बढ़ रही हैं? ये तो हाई पेइंग है, आईटी सेक्टर तो यू नो बहुत ही शानदार है। तो दिस आर्टिकल सेज दैट द आईटी इंडस्ट्री इज क्लियरली एन आइसोलेटेड आइलैंड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी दैट एडेड जॉब्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड इज कंटिन्यूइंग टू डू सो। ये एक पूरे समुद्र में एक छोटा सा टापू ही है बस, आईटी इंडस्ट्री, जिसने पैंडेमिक के टाइम में भी जॉब्स ऐड की हैं और अभी भी कर रहे हैं, है ना? तो बस, और इन्होंने यही बोला, अब इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा है और ये गुड सैलरीज भी देते हैं, बट मच ऑफ द आईटी सेक्टर्स रीसेंट सक्सेस इज कर्टसी ऑफ एक्सपोर्ट। और ये जो आईटी सेक्टर की रीसेंट सक्सेस है वो इसलिए आ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी इससे ज़्यादा चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने लग पड़ी है इंडिया। वी आर द नेट एक्सपोर्टर ऑफ दी सॉफ्टवेयर सर्विसेज, क्योंकि अगर आप 2019-20 में देखें तो ये $84.64 बिलियन था, लेकिन आज है $109.54 बिलियन 2021-22 में। ठीक है, तो पर अब आप ये समझिए, हमने ये देख लिया जो आईटी सेक्टर है वो फ्लरिश कर रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लेकिन हर कोई तो एक आईटी प्रोफेशनल नहीं बन जाएगा ना। आप खुद सोचिए कि जो एग्रीकल्चर की जो सरप्लस लेबर है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर सकती है अगर उनको सिखा दिया जाए, क्योंकि वो लेबर वर्क तो जानते ही हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा, वहाँ पे वर्क फोर्स एंगेज हो नहीं रही। एंगेज कहाँ हो रही है, ना ही आईटी सर्विसेज में, इतना तो नहीं है आईटी सर्विस जितना उनके पास स्किल सेट ना। ठीक है, आप जॉब बना रहे हो, लेकिन वो कहाँ जाएगा जो एग्रीकल्चर से सरप्लस लेबर आ रहा है, वो तो कंस्ट्रक्शन जैसी जगहों पे ही जाएगा, या फिर वो क्या बनेंगे ज़्यादा। आपने स्विगी डिलीवरी देखी होगी, वो आजकल लेते हैं वो लोग अपने लिए, और क्या करते हैं, जो इनफॉर्मल सर्विसेज हैं उनको ज्वाइन करते हैं। तो और ठीक है, अगर जो थोड़े बहुत जो फार्मर्स के बच्चे हैं जो पढ़े लिखे भी होते हैं, पर वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है कि वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जाके एक कोडर बन जाएं या प्रोग्रामर बन जाएं सॉफ्टवेयर के, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फिर वो क्या एस्पायर करते हैं ऐसे बच्चे, वो एस्पायर करते हैं कि वो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्ज़ाम लिखे या फिर वो आर्म्ड फोर्सेस में जाएं, लेकिन क्लियरली आपने देखा होगा यहाँ पे भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही इन सेक्टर्स में भी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जॉब क्राइसिस है, जो जॉब सिचुएशन है, वो कितनी कॉम्प्लेक्स है। अब हम फटाफट से ये देख लेते हैं, और बाकी जो मैं न्यूज़ आर्टिकल्स होंगे वो बहुत ही ब्रीफली समझा दूंगी। ठीक है, अब इसको मैं आपको बहुत ब्रीफली समझाती हूँ कि है क्या। टमेटो इन्फ्लेशन की बात की है इसमें। आरबीआई का देखिए जो टास्क होता है वो क्या होता है कि वो जो इन्फ्लेशन है उसको 4 ± 2, यानी कि जो बेसिक रेंज होती है 2 से 6 के बीच में, इन्फ्लेशन की 2 से 6% के बीच में, उसे आरबीआई को इंश्योर करना होता है कि ग्रोथ भी रहे, इन्फ्लेशन भी रहे। ये ट्विन चैलेंजेस होते हैं आरबीआई के पास। लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली 7 पॉइंट कुछ % हमारी इन्फ्लेशन चल रही है, मतलब ये बैंड तो बिल्कुल
एक्सीड कर चुकी है, आरबीआई तो नहीं कुछ कर पा रही। आरबीआई ने अपनी तरफ से पूरा, उसने अपना ब्रह्मास्त्र भी छोड़ दिया इन्फ्लेशन टेम करने के लिए। इन्फ्लेशन क्या होती है? इट इज द जनरल प्राइस लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हर चीज की महंगाई, हर गुड, हर सर्विस का एक जनरल स्तर पे महंगाई का बढ़ना, और वो भी ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कल इन्फ्लेशन नहीं थी, कल महंगाई नहीं थी, आज इन्फ्लेशन होगी, ऐसे काउंट नहीं होती इन्फ्लेशन। एक महीने या फिर एक पिछले साल के मुताबिक आज कितनी थी, इस तरह से यू सी इन्फ्लेशन इन अ लॉन्ग टर्म। ओके, आप कल और आज में नहीं देख सकते। और जनरल मतलब ऐसा शायद हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाए, एक पाउडर मैं खरीद रही हूँ तो, और मेरे डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा महंगा हो, लेकिन जनरल स्तर पे सबका ही प्राइस बढ़ा है। ठीक है, आपको जो मिल रहा है वो शायद पहले से तो ज्यादा ही मिलेगा ना, तभी उसे इन्फ्लेशन कह सकते हैं। अब इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने रेपो रेट अपना बढ़ा दिया 90 बेसिस पॉइंट से। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट होता है जिस रेट पे, जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक्स को पैसा लेंड करती है ताकि बैंक आगे मनी सप्लाई बढ़ा सकें इकोनॉमी में। लेकिन अभी क्योंकि इन्फ्लेशन है तो मनी सक करनी है, मनी सप्लाई लेनी है मार्केट से, तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब जो लोन्स हैं वो बैंक जो है वो ज्यादा रेट पे मिलेंगे उन्हें, तो वो लोन नहीं लेंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। लेकिन आप ये सोचिए, ये आर्टिकल ये कहता है कि क्या कितना कर लेगा रेपो रेट, क्या कर लेगा, जब इसका असली जो गुनहगार है इन्फ्लेशन का वो तो फूड ग्रेन्स है, हमारे यहाँ का सीपीआई बास्केट ऐसा, आप उसे तो समझिए। आरबीआई भी कितना कर लेगा? गवर्नमेंट शुड अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जो हमारी सीपीआई बास्केट है, जो सीपीआई आपको पता होगा उसकी कुछ कैटेगरीज होती हैं, मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है फूड एंड बेवरेजेस का। वो 45.86% कॉन्स्टिट्यूट करता है फूड एंड बेवरेजेस। अगर इनका रेट बढ़ा तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ गई, है ना? तो बस यही इतना ज्यादा। और देखिए बाकी कंट्रीज और हमारी इन्फ्लेशन में ना, बाकी कंट्रीज में चल जाता होगा रेपो रेट का बढ़ाना, हर चीज चल जाती होगी मॉनेटरी स्तर पे काम करने वाली, लेकिन हमारे यहाँ इसलिए नहीं चल सकती क्योंकि जो इंडियन इन्फ्लेशन है वो डेवलप्ड कंट्रीज की तरह नहीं है। हमारे यहाँ फूड और बेवरेजेस का इतना बड़ा वेटेज है इन्फ्लेशन के मेजरमेंट में कि हम बाकी कंट्रीज में नहीं है उतना, जैसे यूएसए वगैरह में नहीं है। तो हमारी इंडियन इन्फ्लेशन इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अगर आप देखें जो 299 कमोडिटीज हैं जो सीपीआई को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, उसमें से सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टमेटोज। जो जो अभी हमने देखा टमेटोज, मतलब इस बार ही कह रही हूँ मैं, लास्ट ईयर के मुताबिक इस साल का अगर जब सीपीआई डेटा आया, उसमें सबसे ज्यादा रेट जिसके बढ़े हैं वो 8.9% कॉन्स्टिट्यूट टमेटोज है उसका, है ना? तो लेकिन इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि बेस इफेक्ट बहुत कम था। बेस इफेक्ट क्या होता है? लो बेस इफेक्ट मतलब जो पिछले साल टमेटोज का रेट था वो बहुत ही कम था, तो अगर आज बढ़ भी रहा है तो -14.4% इन्फ्लेशन थी लास्ट ईयर 2021 में, तो आज रेट बढ़ा हुआ इसलिए ज्यादा दिख रहा है कि माइनस से तो आज हम बहुत आगे पहुंच गए, थोड़ा सा भी रेट बढ़ेगा तो ज्यादा दिखेगा, है ना? तो अगर मैं कह दूं कि लास्ट ईयर एक चीज का 2 रुपए रेट था और पहले वही रेट उसका 50 रुपए होता था, तो आज अगर 60 हो गया तो मेरे को 2 से 60 बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। इट इज दैट थिंग। तो ड्यू टू लो प्राइस रियलाइजेशन फिर क्या हुआ था, जब लास्ट ईयर इतना नेगेटिव इन्फ्लेशन चला गया था माइनस 14.4, तो जो टमेटो के फार्मर्स थे उन्होंने बाकी क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने क्या किया, फिर एक और चीज हो गई, जो टमेटो कई लोग उगा भी रहे थे, उनके जो फ्लड्स आ गई, वहां पे रेन्स बहुत ज्यादा हुई थी ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कहीं जहाँ पे उग रहे थे वहां पे बहुत ज्यादा हीट वेव्स आ गई, टमेटो सड़ गए। और फिर क्या हुआ कि यू नो फिर इट वाज अ परफेक्ट स्टॉर्म टू टमेटो प्राइसेस। ऑब्वियसली जब आज के टाइम पे इतनी पैदावार ही नहीं हुई, सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन तो होगी ना, टमेटो के प्राइस तो बढ़ेंगे ही। तो इसमें आरबीआई का रेपो रेट क्या कर लेगा? तो जो रियल सोल्यूशन है टमेटो इन्फ्लेशन का, वो आरबीआई के पास नहीं, गवर्नमेंट के पास है। देखिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कर सकती है कि आप एटलीस्ट 10% जो है ना टमेटो प्रोडक्शन का, उसको प्रोसेसिंग सेक्टर में दीजिए। जैसे टमेटो पेस्ट बनाना, प्योरे बनाना, बम्पर ईयर्स के टाइम पे मतलब जहाँ पे सरप्लस प्रोडक्शन होती है अपने टारगेट से भी ज़्यादा, तो आप क्या करिए उसका 10% जो प्रोड्यूस हुआ है वो ऐसी प्रोसेसिंग सेक्टर को, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को दीजिए। फिर इससे क्या होगा, फ्रेश टमेटोज भी यूज हो जाएंगे जब होने होंगे, लेकिन जब नहीं है तो फिर लोग ये आप ज्यादा दीजिए ना, ये तो यूज कर सकते हैं उन टाइम्स में, क्राइसिस के टाइम्स में।
फिर क्या होगा, आप अफोर्डेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं टमेटोज़ की। आप प्रोसेस टमेटोज़ जो होंगे प्रोसेसिंग सेक्टर में, प्रोसेस टमेटोज़ भी तो मिलते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं आप। जीएसटी रेट कम कर दीजिए, प्रोसेस टमेटोज़ पे जो जीएसटी है वो 12% है, आप 5% कर दीजिए, ऐसा अफोर्डेबल बनाइए, इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक और चीज़ होगी पता है, जो जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में रेम्यूनरेटिव प्राइस की बात की थी, तो इससे क्या होगा कि फार्मर्स को भी रहेगा कि हम टमेटो, लास्ट टाइम उन्होंने क्या किया, दूसरी क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी, लेकिन फार्मर्स को रहेगा ठीक है इस टाइम पे नहीं हमारा इतना ज़्यादा डिमांड टमेटोज़ का, लेकिन हम टमेटो उगाएंगे, क्योंकि हम जो है मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारी प्रोडक्शन लेगी ही, एटलीस्ट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में तो देगी ना प्रोडक्शन, टमेटो पेस्ट बनाने के लिए, प्योरे बनाने के लिए, है ना। तो हमारा तो वो प्रोक्योर किया ही जाएगा। तो इससे क्या होगा, उनकी इनकम भी स्टेबलाइज हो जाएगी, उन्हें भी फार्मर सुसाइड्स आप देखते हो वो भी रुक जाएंगे। तो एक टिपिकल कॉबवेब प्रॉब्लम होती है ना पेरिशेबल्स के केस में, वो रुक जाएगी। कॉबवेब प्रॉब्लम क्या होती है, कॉबवेब प्रॉब्लम मतलब लास्ट ईयर अगर किसी फार्मर को अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो रेट है वो बहुत ही कम मिल रहा है, तो फिर वो उसको उगाना ही छोड़ देता है, फिर अगले साल उस चीज़ की डिमांड आ जाती है, उसने तो उगाई नहीं होती, फिर रेट बढ़ जाते हैं, जैसा अभी हम देख रहे हैं। दिस टाइम इट इज़ टमेटो, अब ये कहना चाह रहे हैं इस टाइम तो टमेटो है, कल को अनियन हो सकता है, कल को पोटैटो भी हो सकता है। अभी तो टमेटोज़ की वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, लेकिन ये भी हो सकते हैं, जिसके लिए अरुण जेटली जी जब थे फिनेंस मिनिस्टर तो एक वो स्कीम लेके आए थे जिसे हम टॉप स्कीम कहते हैं, जिसके लिए 500 करोड़ रुपए भी स्ट्रीमलाइन किए गए थे, ताकि ऐसी वैल्यू चेन्स बने, टमेटो की सप्लाई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जाए, प्रोक्योर किया जाएगा, फिर उन्हें रेट मिल जाएगा प्रॉपरली, फिर इसको टोटल में भी कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके अंदर वेजिटेबल्स भी ऐड कर दी गई। लेकिन अगर ये सक्सेसफुल होता ना, इसको तरीके से किया जाता, वैल्यू चेन्स बनती, सप्लाई फार्मर से प्रोक्योरमेंट, फिर जाना सुपरमार्केट्स, फिर ऐसा सब कुछ होता, बफर स्टॉक बनता, ऐसा होता, तो फिर आज के टाइम पे राइस इतना करना रहा होता प्राइस। तो मतलब टोटल हैज़ बीन निगलेक्टेड, मतलब टोटल स्कीम को निगलेक्ट किया जा रहा है। Our parliamentarians must recognize the limitations that the RBI faces in taming inflation. Tremors in tomato prices alone can humble the mighty RBI. Okay. अब हम दोबारा द हिंदू के फटाफट से आर्टिकल्स देख लेते हैं। बिल्ड इंडिया और फ्रीडम फाइटर्स ड्रीम्स। मोदी जी ये कह रहे हैं कि इंडिया, उस इंडिया को बनाइए जो फ्रीडम फाइटर्स के ड्रीम्स बेसिस हैं, उनके इस देश के लिए जिस भावना से वो लड़े थे, जिस लिए लड़े थे, जैसा इस देश को बनाना चाहते हैं वैसा बनिए, अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करिए। उन्होंने ये मन की बात के 91st एपिसोड में बोला, आप बस उनकी ड्यूटीज़ जो हैं, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, आप उनको वो करिए। जो नेक्स्ट 25 साल हैं जिसे अमृत काल कहा गया, आप उसे कर्तव्य काल बनाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए जो हर कंट्रीमैन की होती है, ठीक है। और फिर हम इंडिया ओमान एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करने वाले हैं, जिसका 4th एडिशन है, जिसका नाम है अल नजाफ 4, और ये होगी इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में, और ये एक 13 डे मिलिट्री एक्सरसाइज होगी। Alright, let's move on to the next article. अब देखिए, अगर आप PMLA के बारे में जानना चाहते हैं ना, इट्स मस्ट डू, आप प्लीज़ मेरी कल की वीडियो यानी कि 31 जुलाई 2022 की वीडियो देखिए। मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, 2 मिनट से लेके 29 मिनट्स के बीच में, मतलब 2 to 29 जो ड्यूरेशन है मिनट्स का, वो उसमें मैंने जो सुप्रीम कोर्ट का ग्राउंड है PMLA को वैलिडेट करने का, मैंने वो समझाया है हर चीज़ में। बेल क्यों नहीं मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हर स्तर पे अपनी जजमेंट में क्या क्या कहा है, कैसे कैसे कहा है कि PMLA होना ज़रूरी है। प्लीज़ सुनिए जाके, अगर आपको ये टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप 1.5 की स्पीड पे सुनिए, पर इट्स अ मस्ट रेकमेंड, आप प्लीज़ जाके सुनिए। तो PMLA वर्डिक्ट के द्वारा उन्होंने क्या कहा था कि बेल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाती है PMLA की वजह से, तो बेल तो मिल ही नहीं सकती, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस हो गए सारे PMLA के। तो फिर क्या, लेकिन अभी कल तो आपने स्टेटमेंट दी थी मोदी जी ने और CGI ने, हमारे मिलके NV रमन जी ने, कि जो अंडर ट्रायल्स हैं, मतलब जो अपने ट्रायल का वेट कर रहे हैं, जिनका अभी शुरू भी नहीं हुआ, जो प्रिजनर्स को ऑलमोस्ट 80% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, 80% आर एक्चुअली अंडर ट्रायल्स, तो उनका रिलीज वो करना है। लेकिन ये तो दोनों बिल्कुल ही ऑपोजिट उस पर नहीं होगी कि वो कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हो कि PMLA नॉन बेलेबल बन गई है, बेल लेना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, और PMLA में भी कम से कम 4700 केसेस दर्ज हैं आज के टाइम पे। फिर आप एक जगह कह रहे हो आप अंडर ट्रायल, जो अपना ट्रायल भी अवेट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेल दो, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करो। तो दोनों बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्टिंग सी स्टेटमेंट्स हैं। हाउ विल दे एक्चुअली कम टू टर्म्स विद ईच अदर। ऑलराइट, तो यही यहाँ पे डिस्कस किया है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल।
अभी इन्होंने बोला कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं जो मनोज पांडे जी, वो गए थे भूटान में, वहाँ के किंग से मिले हैं, नमग्याल वांगचुक जी से, और उन्होंने बहुत सारे भूटान के बारे में चीज़ें डिस्कस की। भूटान की कैपिटल थिम्फू है। उन्होंने देखिए भूटान से हम क्यों अपनी स्ट्रेटेजिक टाइज बढ़ाना चाहते हैं, डिफेंस में कॉपरेशन, बाकी कॉपरेशन, क्योंकि जो डोकलाम प्लेट्यू था जहाँ पे 2017 में एक क्राइसिस हुआ था जिसके लिए इंडिया लड़ा भी था, वहाँ पे आज उसके ईस्टर्न साइड पे, मतलब उस प्लेट्यू के ईस्टर्न साइड बोले, मतलब वो जो भूटान के अंदर वाली साइड, मतलब भूटान की टेरिटरी पड़ रही है वो, वहाँ पे चाइना अपना एक विलेज ही कंस्ट्रक्ट करने में लगा हुआ है। एंड इंडिया इज एक्चुअली वॉचिंग ऑल ऑफ दिस एंड इंडिया इज रियली नॉट वेरी हैप्पी विद दैट। तो वो मतलब बस भूटान हमारे साथ रहे थी। भूटान हैज़ बीन वेरी गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हो रहा है ना, कुछ कुछ चीज़ें, चाइना का तो आपको वैसे ही पता है कि हमारे जो नेबर में है पाकिस्तान पे, तो वैसे ही सीपेक के साथ इतना ज़्यादा इंक्लाइंड है। ये तो दे आर ऑल वेदर फ्रेंड्स, हर हर मौसम के दोस्त हैं ये। फिर आप श्रीलंका में देख लीजिए, हम्बनटोटा वगैरह, उनकी डेट ट्रैप पॉलिसी, वहाँ पे भी चाइना का बहुत वो है। नेपाल में देख लीजिए आप, नेपाल में भी तो इतना ज़्यादा वो लोग तो हैं ही कम्युनिस्ट, बहुत सारी पार्टीज, तो वैसे ही एक बेंट है उनका। हमारे जितने भी नेबर्स हैं ना कहीं चाइना की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते जा रहे हैं। तो भूटान लेकिन ऐसा है, भूटान की खुद की एम्बेसी भी नहीं है। आप सोचिए वो इंडिया की एम्बेसी के थ्रू बाकी कंट्रीज से कोऑर्डिनेट करता है। इट हैज़ बिन सो नाइस टू अस। तो लेकिन अगर भूटान भी चाइना की तरफ टिल्ट हो जाएगा ना, आई थिंक इट वुड बी वेरी वेरी बैड। तो अभी होना शुरू भी हो गया है, भूटान और चाइना ने खुद से ऐसी चीज़ें डिस्कस करनी शुरू कर दी हैं कि हम बॉर्डर डिमार्केट कर लेते हैं मिलके, हम मिलके ये सेंचुरी का एरिया डिटरमाइन कर लेते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, हम टॉक्स करते हैं, हम ये करते हैं। सो दे आर ऑल्सो। फिर कोविड-19 के टाइम पे जब हमारे यहाँ पे सेकेंड वेव आ गई थी, हमारे पास खुद ही इतनी शॉर्टेज आ गई थी सेकेंड वेव के दौरान वैक्सीन की, तो हमने भूटान को प्रॉमिस किया हुआ था कि हम वैक्सीन देंगे। लेकिन क्या हुआ, मतलब भूटान को उस टाइम पे मजबूरन चाइना से वैक्सीन लेनी पड़ी थी, क्योंकि हम उस टाइम पे हालत नहीं थे। पर भूटान ने तब भी कहा वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन इंडिया टुडे इज इन। तो बस यही कुछ चीज़ें थी जो मुझे अपनी तरफ से आपको बताना थी कि हमारे स्ट्रेटेजिक टाइज का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब पेलोसी, जो नैन्सी पेलोसी, हम पिछले 3 दिन से पढ़ रहे हैं, जो इनके हाउस की स्पीकर हैं यूएसए की, वो उन्होंने बोला था कि वो शायद ताइवान में विजिट करेंगी, लेकिन चाइना ने तो बिल्कुल ही इसको बोल दिया था वी विल नॉट टॉलरेट दिस, क्योंकि ये करने से तो आप रिकॉग्नाइज कर दोगे ताइवान एक सेल्फ रूल्ड कंट्री है खुद में। लेकिन हम तो वन चाइना पॉलिसी फॉलो करते हैं जिसमें तिब्बत, हांगकांग और ताइवान, जिनजियांग रीजन सब कुछ चाइना का पार्ट है। अगर गलती से भी नैन्सी पेलोसी ने वहाँ वो कर लिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज फिर यूएसए देखेगा क्या होगा। लेकिन फिर अब जो उसका ऑफिस है नैन्सी पेलोसी का, उनकी डेलीगेशन जाने वाली है कांग्रेशनल, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि हाँ ठीक है, हमने एशिया टूर स्टार्ट कर दिया है संडे को, लेकिन उधर ताइवान का अभी तक कोई मेंशन नहीं है। मे बी दे आर नॉट गोइंग टू विजिट देयर। और वो अब 4 एशियन कंट्रीज में जा रहे हैं। वो कौन कौन सी है? सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया एंड जापान। ओके। डेब्रीज फ्रॉम चाइनीज रॉकेट फॉल्स ऑन अर्थ। आप देखिए चाइनीज अपना एक रॉकेट बूस्टर था, वो ऐसे टेस्ट कर रहा था जिसका नाम था लॉन्ग मार्च 5P। तो उसके जो डेब्रीज हैं वो सही एक सही डिसेंट ले नहीं पाया। वो जो आया ऊपर से वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल वे में, बहुत ही रिस्की वे में वो अर्थ पे आया इंडियन ओशन के पास। तो नासा बस इसी चीज़ से बहुत ही दुखी है कि एटलीस्ट आपको डिटेल्स तो शेयर करनी चाहिए ना। इट कुड बी रिस्की, इट इज़ वेरी इररिस्पॉन्सिबल, यू गाइज डोंट इवन शेयर व्हाट यू डू, यू नॉट शेयरिंग द डिटेल्स एंड फैक्ट्स ऑफ योर डिसेंट ऑफ अ स्पेस सैटेलाइट, एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट कंट्रीज टू कोऑर्डिनेट विद यू। तो बस यही उन्होंने बोला है। ठीक है, with this we come to an end. Please like the video, share it with your friends and also subscribe to my channel. Thank you.